data safe and private, and I am safe as well. I'm convinced now that Arogya Setu app is the right way to fight corona. एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन एम्स से डॉक्टर नीरज, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। डॉक्टर नीरज, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से हमारी रिकवरी रेट एक बेहतरीन आंकड़े की ओर बढ़ रही है और डेथ रेट काफी कम है, लेकिन फिर भी बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि तमाम चैलेंजेस को देखते हुए, फिर चाहे सर्दी का मौसम हो, फेस्टिव सीजन हो, हमें अभी भी बहुत एहतियात बरत कर आगे बढ़ना है। मास्क से बिल्कुल कोताही नहीं करनी है, उसे लटकाना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पहनना है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? देखिए, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रियलाइज करेंगे, जो दिल्ली जैसे जो मेट्रो सिटी है, स्पेशली दिल्ली की मैं बात करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि कैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं एंड इनफैक्ट नंबर ऑफ मोर्टेलिटीज भी बढ़े हुए हैं। तो कहने का मतलब कि अगर थोड़ी भी लापरवाही करें, अगर हम इस पे बैठ जाएं कि ओके कंट्री वाइज नंबर्स कम हो रहे हैं, जो रिकवरी रेट है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, और उसके चलते जो हम बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनने की बात हो, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि आप हैंड हाइजीन करें, बीमार है तो घर पे रहें, इसको हम बार बार रीइंफोर्स करें, क्योंकि इस बीमारी से बचने के यही प्रूवन तरीके हैं। कोई भी दवाई, अभी तक हमारे पास कोई इफेक्टिव दवाई नहीं है, कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस पे आप बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। अदरवाइज सिर्फ रिकवरी रेट पे अगर हम ध्यान देंगे, तो अगर लापरवाही हम करना शुरू कर दिया, तो ये नंबर ऑफ केसेस देश के बाकी हिस्सों में भी बढ़ जाएंगे, और फिर जिस मुसीबत से हम पिछले 6 महीने से बचे रहे थे, वो हमारे सामने आ जाएगी। Dr. Nishal, there's a sense that in coming few months, because of the approaching winter, there could be a likelihood of increase in cases. I'm not saying it's there, but there's a sense. Would you confirm to that? Would you confirm to that? Though we have seen that the AQI levels have considerably improved post Diwali as well, but is there any direct correlation between winter season and COVID infection rate? So I assume there are two parts of this question. One, whether winters are going to affect, and the second is whether pollution is going to have any effect on the disease infectivity or the disease outcome. So again, what happens during winters, especially those who have pre-existing lung disease and all, they all becomes very symptomatic if they don't take care of that, as well as the normal flu season also starts. So the possibility of co-infection, or if a patient was supposed to be asymptomatic, this winter may actually aggravate his symptoms in form of sneezing and coughing, which may actually help in spreading this infection. Plus again, pollution causes a lot of irritation. Even in those who are perfectly healthy, it can cause irritation. We have tendency to rub our nose and eyes because of this itching sensation. Plus, if we go by the previous H1N1 infection and all, where it has been shown that this pollution may actually increase the chances of getting infection, plus the severity of disease. So it can complicate this disease course. That's why we are worried with if we are not careful, then this pollution compounded by this winter season may actually complicate situation, may increase mortality, increase chances of getting infection. So that's why we have to be very careful about this. जी, डॉक्टर नीरज, जानना चाहेंगे, अगर उम्र दराज लोगों की बात की जाए, जो बुजुर्ग हैं और खासकर छोटे बच्चे हैं, खासकर अगर दिल्ली जैसे शहर की भी बात की जाए, क्या सलाह आप देना चाहेंगे ऐसे वक्त में जब हमारे सामने ये चैलेंजेस हैं, सर्दी का मौसम है, और फ्लू इन्फेक्शंस हमारे सामने हैं जो आमतौर पर लोगों को हो ही जाती हैं, और साथ में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा हुआ है, क्या सलाह देंगे आप? तो जितने भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, चाहे वो बूढ़े लोग हों या फिर जो जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जब तक बिल्कुल जरूरत ना हो, घर से बाहर ना निकले। उनके घर वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो बीमार अगर खुद हो या अस्वस्थ खुद को फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लें। और बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी, जो एक कोविड फटीग की हम जो बात कर रहे हैं, कि लोगों के मन में है कि भाई अब लॉकडाउन खुल चुका है और बाकी जो पिछले 6-7 महीने से जो चीजें नहीं कर पा रहे वो हम करते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, बेवजह घर से बाहर ना निकले। बीमार हैं तो ऐसे हाई रिस्क पॉपुलेशन से आप अपने आप को अलग रखें, और बीमार है तो डेफिनेटली आप बाहर ना जाएं।
तो इन सब चीजों का ध्यान रखने की अभी बहुत जरूरत है, कंसिडरिंग कि जिस नंबर से दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली केस जो बढ़ रहे हैं वो इस तरह की लापरवाही के कारण ही बढ़ रहे हैं। Okay, and if you could just a bit elaborate on the AQI levels improving as a medical practitioner, what would you really attribute this to? This concerted ban on crackers, or stubble burning containment, or would you say approaching winters, the western disturbances? Why I'm asking you this, because winter season, then Diwali, and then at the same time the challenge of especially for those of us who have actually experienced a bit of a discomfort in breathing, all this is interconnected. Yeah, so again, see, to be very frank, I'm not an expert on AQI, why how these factors are affected, because I'm a clinician. But what effect these have on the health of the people, that I can talk about. But as a layman, what I have understood, that whenever these type of activities happen, whether it's burning of the stubbles or use of firecrackers, or as such, Delhi is a polluted city because of its geography as well, because the movement of air is not that effective as we see in any, say, city like Mumbai, which is at the coastal area, where movement of air, frequent rains, that keeps everything in check. But here, Delhi is a landlocked city, you can say, not surrounded by water bodies like sea. So that's why the chances of the pollution which is being created in and around the city stays in the air. So whenever there is, say, like we had somewhat rain yesterday, and that helped in controlling this AQI. But again, like I said, I'm not expert of that. But yes, sure, once these AQI aspect is taken care of, the chances of exacerbation of lung-related disorders and other disorders which can be exacerbated by this pollution definitely improves. So it's just related to Diwali or the stubble burning or the vehicular movements or the industries which are being not properly regulated. These all things have to be taken into cumulative effect, because we have seen during lockdown, pollution level had gone down. So again, vehicles are contributing to a significant amount of this thing. So it's a complete picture actually. Right. डॉक्टर नीरज, हमारे पास एक सवाल आया है, फेसबुक के जरिए पूछना चाह रहे हैं अभिनव गौरव. Can COVID virus intrude into human body via cuts or skin or blood, or only nose, eyes or mouth is the only source for possible infections? It's a good question actually. Yeah. So again, the entry of any these foreign pathogens which we talk about, this virus, require receptors. So we don't know. In fact, we have no case as such where the mode of entry has been through blood. So at the moment, the known route of entry to the body remains the respiratory tract, where the ACE2 receptors are the primary receptors through which the virus enters. So we are not aware of any case where this infection has gone through a wound or through transfusion or something of that sort. Also, Dr. Saab, specific do's and don'ts in view of approaching winters. So again, like I said, you have to protect yourself from the extreme weather, because sometimes when we are sitting inside our rooms, we don't realize what is the temperature outside, and we make that mistake of this difference in temperature. You are using your heater inside a room, and suddenly you move out without realizing you are stepping out in cold. So this temperature difference may cause problem. Same way, if you are stepping out of your vehicle because you are running your heaters, and suddenly you step out without realizing the temperature outside is much cooler than what it was inside your car. So this temperature difference may complicate things, especially in those who have pre-existing, say, lung disorder or even heart disease that can be precipitated. Right. When you are going for morning walk, evening walk, ensure that you are adequately protected and you don't just go out for your morning walk, especially without taking adequate precautions as far as proper clothing is concerned. Right. So these are a few aspects which you have to take care of. जी, डॉक्टर आर.जी. नौटियाल, सीनियर चेस्ट फिजिशियन, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. सर नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में. नमस्कार मैम. नमस्कार जी. डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि इस मौसम में, जबकि सर्दी आने वाली है, ऑलमोस्ट आ चुकी है, अब तो ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, प्रदूषण एक कारण है, फेस्टिवल सीजन अभी चल ही रहा है, और कोविड से तो हम जूझ ही रहे हैं. ऐसे में किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं और कैसे लोग अपना एहतियात बरतें ताकि वो इस इन्फेक्शन से तो बचे ही, साथ ही जो बाकी और फ्लू इन्फेक्शन है उससे भी अपना बचाव कर पाए?
देखिए, ये जो मेडिकल साइंस में एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन नाम की चीज होती है, तो थियरी है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफर करता है अलग अलग डिजीजेस के लिए, लेकिन ज्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए वो सेम रहता है। चाहे वो कॉमन वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे कोविड के इन्फेक्शन हो, स्वाइन फ्लू हो, या अदर टाइप के कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो कि सांस के थ्रू फैलते हैं। तो इसमें अपना बॉडी इम्यूनिटी बनाने के लिए जो हमारे टाइम टेस्टेड मेजर्स हैं, वो कि आप अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कोशिश कीजिए, कुछ प्रोटीन का जो है आप ज्यादा उपयोग कीजिए, जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे। और दूसरा, जब आप जो कोविड के लिए प्रिकॉशन की बात हो रही है कि भाई आप मास्क प्रॉपर यूज करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, यही इसमें और जब आपका कहीं भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं, आपने कोई इन्फेक्टिव मटेरियल आपको लगता है छू लिया है, या पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में आप जा रहे हैं जहाँ ऐसा थोड़ा भी लगता है कि मैंने कुछ छू लिया है और मेरे को कोविड का जो खतरा बन सकता है इससे, तो आप अपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कर रही है। यही मेजर्स हैं, कोई भी अलग से ऐसे मेजर्स की और बहुत ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप अपनी स्टेप कर सकते हैं। जी, एक और सवाल हमारे पास आया। डॉक्टर नौटियाल, मैं आप ही के पास आऊंगी इस सवाल के साथ। सुनील कुमार पूछना चाह रहे हैं कि विंटर्स में बहुत सारे रेडिएटर्स मार्केट में मिल रहे हैं, तो क्या रेडिएटर की रेडिएशन का हेल्थ पर कोई प्रभाव पड़ता है और कितना सेफ है इनका इस्तेमाल? और साथ ही में इसमें ऐड करना चाहेंगे, आजकल एयर प्यूरिफायर भी काफी है मार्केट में, इसको भी अगर आप ऐड करके बताएं कि किस तरह से ये जो इक्विपमेंट्स हैं हेल्प करते हैं या फिर हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं या अच्छा असर डालते हैं। देखिए, रेडिएटर्स का ये कोई डिफाइंड नहीं है कि किस तरह का रेडिएटर है। क्या वो सिर्फ ऐसा रेडिएटर है जो सिर्फ लाइट देता है, या वो उसमें कोई इंफ्रारेड रेज भी निकलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है कि नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है कहीं कि इससे इंफ्रारेड रेज निकल रही हैं और वो हमारी बॉडी को किस तरह से डैमेज कर सकती हैं। अगर वो सिर्फ लाइट दे रही हैं और लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं सिर्फ, और वो कोई इस तरह के रेज नहीं है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो आई डोंट थिंक आपको ऐसा लगता है। लेकिन जहां तक वार्मिंग की बात है, तो वार्मिंग के लिए आपको ऐसे मेजर्स रखने चाहिए जो आपकी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को ड्राई न करें। जो फ्रीक्वेंटली ड्राई कर देते हैं वो पूरी एयर में से ऑक्सीजन बर्न कर लेते हैं, इस तरह के वो यूज न करें। सपोज किसी को थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन है और उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और पेशेंट को पता नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुका है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इन सब चीजों से उसकी सांस बढ़ सकती है। तो वार्मिंग भी होना जरूरी है। लेकिन ये जो रेडिएशन वाली बात है, ये ऐसा मेरी समझ से मार्केट में कोई भी इस तरह का रेडिएटर नहीं आया होगा जो कि इतना ज्यादा डैमेज करे बॉडी को कि उसे इंफ्रारेड रेज निकल रही हो और बॉडी डैमेज। सर, एयर प्योरीफायर्स की भी हमने बात की थी। हाँ, एयर प्यूरिफायर की जहां तक बात है तो बहुत ज्यादा रोल एयर प्यूरिफायर का इसमें। Okay, Dr. Neeraj, coming to you, responding to that question of people complaining of fever, fatigue. Most of the cases it could be viral, but then how does one really differentiate and not really panic? It's a viral fever or a COVID fever. So again, this is a very important question because this is a season of seasonal flu as well. So the symptoms are almost same. But considering if you are in Delhi, so the situation is slightly difficult at the moment as the number of cases have increased. So it will be really difficult to differentiate between a seasonal flu and a COVID fever at the moment. So what I suggest that whenever a patient has these type of symptoms, they should mentally assess whether they have come in contact with somebody who had COVID. Okay. That will give a clue. But even if you have any sort of fever and the symptoms are suggestive of seasonal flu even, so I at the moment suggest that you should get yourself tested. We had this very peculiar case, one of the callers, in a situation where it could be an asymptomatic case of COVID and there are symptoms of fever. But then there are no other symptoms. So again, if a patient has a fever, then he will not be labeled as asymptomatic as say, and he should or she should get himself or herself tested for COVID-19 considering current scenario. Right. Dr. Neeraj, एक और सवाल आया, ये पूछना चाह रहे हैं कि what precautions he must take during his exams which are scheduled in a couple of months and it's just a one-day computer-based test. क्या ध्यान रखना चाहिए उन्हें?
So again, the COVID appropriate behavior we have been talking about कि आप मास्क पहन के जाएं, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, कफ एटिक्वेट्स रखें, एंड आई एम श्योर जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात कर रहे हैं कि एडिक्वेट डिस्टेंसिंग जो भी लोग हैं, जो भी एग्जामिनी हैं, उनके बीच डिस्टेंस जो है वो काफी होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट, जो हम 6 फीट की बात करते हैं। प्लस अगर एग्जाम सेंटर पे अगर आपका हैंड सैनिटाइजर परमिटेड हो तो आप कैरी करें, अदरवाइज आई एम श्योर जो एग्जाम सेंटर पे हैंड सैनिटाइजर का कंप्लीट व्यवस्था होगी ही होगी। बिल्कुल। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज द ओनली थिंग, और अगर आप बीमार हैं तो सिर्फ एग्जाम देने के चक्कर में बाकियों को बीमार न दें, ये भी एक रिक्वेस्ट है। सर एक और सवाल पूछा है राजू साद जी ने, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सैनिटाइजर बॉडी की इम्यूनिटी घटाता है, और साथ ही में अगर आप इसको विस्तार से बताएं कि सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल कितना सही है, क्या ज्यादा से ज्यादा साबुन और पानी का इस्तेमाल करना ही बेहतर माना जाता है? तो मैं इसमें ये कहूंगा कि हमें जो भी यूज करना है वो अपने कॉमन सेंस के हिसाब से करना है। तो जो बेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग योर हैंड तो हमेशा साबुन और पानी ही रहेगा। जो सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर की हम बात करते हैं, वो एक इमरजेंसी के रूप में यूज करना चाहिए, जहाँ पे साबुन पानी ना हो वहां पे आप यूज करें। जैसे मार्केट में आप जा रहे हैं, आपको लगता है आपके हाथ गंदे हो गए, तो आपने सैनिटाइजर यूज किया क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन एक बार हाथ अगर विजिबली गंदे हैं तो डेफिनेटली आपको साबुन और पानी ही यूज करना पड़ेगा। अब सिर्फ यूज करने के लिए यूज नहीं करना है। अगर आप घर में बैठे हैं तो आप बार बार हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके घर में कोई आया है, कुछ ऐसी चीजों को किया जो बाकी लोगों ने टच किया, वैसे भी यूज करना चाहिए। सैनिटाइजर से हाथ ड्राई हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन हमें इससे इम्यूनिटी कम होती है, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर नौटियाल, आपसे जानना चाहेंगे कितना फीजिबल है कंटिन्यूअसली, कितने पीरियड तक फिजिबल है कंटिन्यूअसली मास्क पहनना, especially for the working professionals, because most of us and many callers have also come up with this question, experiencing a certain discomfort after wearing mask for a prolonged period of time. I'll share second my thing, डॉक्टर मैं ही अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करती हूँ। मैं अगर 2 घंटे लगातार मास्क पहनती हूँ तो मेरे सर में थोड़ी दर्द होती है और मुझे माइग्रेन जैसा फील होने लगता है, जो कि मुझे जनरली एक शिकायत है, लेकिन वो एक ट्रिगर का काम करता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? देखिए, जो ड्यूरेशन मास्क वेयरिंग का है कि कंटिन्यूअसली कितनी देर तक हम रख सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके। हम लोगों का जो हाइपोक्सिया के लिए जो उससे कुछ न कुछ तरह का ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, तो हाइपोक्सिया के लिए हम लोगों के जो भी सेंसिटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कितनी देर सांस रोक सकता है, कितनी देर तक वो सांस को हमारा एक पहले कॉलर है, we don't want to lose the caller, Dr. Nautiyal, I'm sorry I'm interrupting you, I'll come back to you and you can complete your answer। शांतनु नोएडा से कॉल करे। शांतनु, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा मैम सवाल है डॉक्टर साहब से। 2 सवाल है एक्चुअली। हम लोग घर में 5 मतलब मेंबर्स हैं, उसमें से एक मेरी छोटी डॉटर है 4 साल की। 4 साल की डॉटर को छोड़ के बाकी 4 मेंबर हम लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं पिछले 15 दिन के पहले, मतलब आज 15th डे है। तो हम लोगों ने अभी तक निगेटिव टेस्ट नहीं कराया, तो हम लोग निगेटिव टेस्ट अभी करा सकते हैं क्या? मतलब कोई तो सिम्टम नहीं है, 2 दिन में हम लोगों का बुखार थोड़ा खांसी था, उसके बाद हम लोग किसी भी सिम्टम के मतलब कुछ भी नहीं है हम लोग, तो हम लोग अभी मतलब निगेटिव टेस्ट कराए क्या कल परसों में? एक दूसरा है, मेरा मम्मी जो है कोमॉर्बिडिटी है, उनको कैंसर पेशेंट थी, नाउ शी इज परफेक्टली क्योर्ड, 2 साल हो गए हैं। कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है विद 6.57 HbA1c। तो she doesn't have any other symptom other than the cough, और 95% कफ भी चला गया है। कितना सीरियसनेस है सर? तो 2 सवाल है, एक हम लोग निगेटिव टेस्ट करा सकते हैं, और मेरा मम्मी कितना सीरियस है केस पे, क्योंकि उनको अभी कोई भी सिम्टम कुछ भी नहीं है। 99-97 हम लोग का SpO2 है। Okay, both doctors in fact can respond to that question. जी डॉक्टर नौटियाल, you first and then Dr. नीरज। मेरा जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और इसमें अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपने बताया, अपनी मदर के बारे में बताया, वो डायबिटिक वेल कंट्रोल्ड है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि 2 रीजन से आपको कोविड का टेस्ट फिर से करा लेना चाहिए। 1 इज कि आपका जो
पर्सनल एक रोज एक खौफ में जीने का है कि मैं हमारे घर में अभी भी कोविड का पॉजिटिविटी है कि नहीं है, किसी मेंबर में कि नहीं है, वो जो एप्रीहेंशन आपका बना रहता है हर समय आपके दिमाग में चलता रहता है, उससे आप बाहर हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो आप ऐसा स्टेप लेंगे और नहीं होगा तो आप आराम से रह सकते हैं अपने घर में। तो ये आपको मेरी समझ से इसे करा लेना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं कराने में कोई बहुत वाइज स्टेप नहीं होगा, ये आप करा लीजिए। राइट। डॉक्टर नीरज नहीं, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा वेरी करूंगा, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे गाइडलाइंस में भी यही कहता है कि आफ्टर 10 days ऑफ सिम्टम ऑनसेट एंड मैक्सिमम 17 days, दैट इज व्हाट वी कंसीडर टाइम फॉर क्वारंटीन। तो रिपीट टेस्टिंग हम सजेस्ट नहीं करते हैं फॉर सिंपल रीजन कि ये टेस्ट काफी दिन तक पॉजिटिव रह जाता है, क्योंकि डेड वायरस काफी समय तक पिक करता है। कुछ सेलेक्ट सिचुएशंस हैं, जैसे कि मदर को मलिग्नेंसी की पुरानी हिस्ट्री रही है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर उनको कीमोथेरेपी या कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ऐसे में हम रिपीट टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। बट आई डोंट थिंक कि रिपीट टेस्टिंग से कुछ भी एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट मिलने वाला है इनके सिनेरियो में, क्योंकि 17 days का क्वारंटीन हम एडवाइस करेंगे, उसके बाद ही इज फ्री टू लीड हिज नॉर्मल लाइफ। और ये टेस्ट की पॉजिटिविटी है, ये बहुत दिनों तक रह सकता है, फिर वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि डेड वायरस काफी समय तक पिक हो सकता है। राइट। डॉक्टर नौटियाल, आप सकल के सवाल का जवाब दे रहे थे कॉलर से पहले कि लंबे समय तक अगर मास्क पहनने में लोगों को दिक्कत आती है या कितनी देर तक हम पहन सकते हैं, और मैंने भी अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर की थी। इसमें मैम ऐसा है कि जैसे हमारे कई लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हम दिन भर मास्क लगाते हैं तो इवनिंग टाइम में हमको काफी फटीग हो जाती है जी। तो ये एक रियल प्रॉब्लम है कि लगातार आप मास्क अगर इस तरह से लगा रहे हैं, आपको जब भी हल्का भी डिस्कम्फर्ट लगे मास्क लगाने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए उस इन्वायरमेंट से हटके अथवा उस इन्वायरमेंट में ही अगर फिजिबल है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे हटा सकते हैं। एटलीस्ट उसको आप माउथ पर रख सकते हैं, थोड़ा सा नोज ब्रीथिंग के लिए आप स्पेस दे सकते हैं बीच बीच। और लगातार मास्क लगाना वैसे भी डेंजरस है, क्योंकि हाइपोक्सिया अगर होता है तो वो धीरे धीरे आपके बॉडी सेल्स को डैमेज करता है, तो इसलिए कंटिन्यूअस यूज ऑफ मास्क इज नॉट रिकमेंडेड। राइट। डॉक्टर नौटियाल, एक सवाल आया है, one of my relative have bronchitis history from past 10 days. She is coughing and from 3 days she has pain and tightness in chest and difficulty in breathing, but no fever and no loss of taste or any other symptoms, and also no one in her family have any symptoms of COVID. Though she has undergone COVID test, but reports are still waited. Please suggest can this be COVID? नहीं, अगर उनका if it is only for 10 days time, then the story will be different, and if he is suffering from such episodes every year during this particular season, the diagnosis may be different. लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर उनको इस तरह का कोई सिम्टम लग रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी का टेस्ट पर नहीं हो रहा है या कोई भी सिम्टम कोविड के लिए बहुत स्पेसिफिक। राइट। तो कोविड टेस्ट की अगर फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास में तो उसे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इन द मीन टाइम कि वो देखें कि उनको ब्रोंकियल एस्थमा तो नहीं है, उनको ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी का कोई राइट कोविड टेस्ट होना जरूरी है, ताकि उनकी अगर वो कोविड निगेटिव भी हो तो उनको आराम मिल सके। डॉक्टर नीरज, एक और सवाल सकल हमारे पास आता आया है। डॉक्टर नीरज, आपके पास आएंगे, ये फॉलो अप ये जो उन्होंने पहले पूछा था कि वो एग्जाम देना जा रहे हैं, जो उनके एग्जाम शेड्यूल है वो सेंटर में जाएंगे एग्जाम देना, तो कौन सा मास्क आप प्रेफर करेंगे, विच इज द बेस्ट मास्क? N95 के बारे में उन्होंने एक क्वेरी डाली है, या फिर एक सर्जिकल मास्क? देखिए, N95 should be reserved for those who are dealing with sick patient, when patient with COVID. Otherwise, रूटीन में N95 एक आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सर्जिकल मास्क में अगर आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है तो N95 के साथ आप एग्जाम देना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो एक रूटीन नॉर्मल सर्जिकल मास्क विद एडिक्वेट स्पेसिंग शुड सफाइस इन योर केस, एंड आपको N95 की वैसी जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल मास्क आपके लिए काफी होना चाहिए। राइट। Well, final any specific guidelines? 30 seconds each, both doctors. Dr. Neeraj, you first. 30 seconds. Specific advisory for the viewers. There is also a sense, though, because we've managed to stay ahead of the COVID curve, but there, because of the festivities and all, there's a sense of complacency and chalta hai attitude which is slowly seeping in. We have to be mindful of the fact that masking and COVID care is essential.
Yeah, so I will say that though we have this lockdown has been almost lifted for almost everything, but at the same time we have to remember we have to survive with the virus. The virus has not gone anywhere. It's just round the corner. If you do not follow COVID appropriate behavior, then there is every chance of you getting this infection. Maybe you may be able to survive this virus, but those who are near and dear ones may not be able to actually tolerate this virus. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, खुद को सुरक्षित रखें, आसपास वालों को सुरक्षित रखें. ये वायरस के साथ सरवाइव करने की हमारी कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए जब तक कोई इफेक्टिव वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं आ जाता. डॉक्टर नौटियाल, आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? तो टाइम है, ये कॉम्प्लेसेंसी वाला जो दिख रहा है, दिस हाईली अनफॉर्चुनेट. वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल दोज प्रैक्टिसेस. जब नया नया शुरू हुआ था कि कोविड का और बड़ा लोगों में वो था कि मास्क के नहीं चलना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, दैट स्टिल प्रिवेल्स. उसको हमें अभी भी करना चाहिए. कहीं भी ऐसा नहीं है कि अभी खतरा टल गया है. हमें ऑप्टिमम डिस्टेंसेस मेंटेन करनी है और मास्क का यूज करना ही करना है जहाँ भी ऐसा. राइट. तो डॉक्टर राइट डॉक्टर आरजी नौटियाल और डॉक्टर नीरज निश्चल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ बांटी और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए. और आज डॉक्टर स्पीक में बस इतना ही. कल फिर आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी और जिनके सवाल आज रह गए कल आप हमारे साथ दोबारा जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हमारे साथ बांट सकते हैं. यस, एंड एज ऑलवेज पोलाइट रिमाइंडर, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर लव्ड वंस. प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोविड. नमस्कार. नमस्कार.